हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली कक्षा में हमने जो वर्धन साम्राज्य था, वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन है उसको पढ़ रहे थे। और अब हम उसी क्रम में, उसी कड़ी में उसके आगे हम जानते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी राजा और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में जो विभिन्न कर्मचारी होते थे उनमें से पुरोहित तो सर्वप्रमुख था ही, और पुरोहित के बाद में प्रधानमंत्री, संधि विग्रहक, अक्षपटलाधिकृत, अक्षपटलाधिकृत होता था सरकारी कागजात के विभाग से संबंधित अधिकारी, जिसे हम वर्तमान में सचिव के नाम से भी जान सकते हैं। लिखित रिकॉर्ड इसी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में मीमांसक जो न्यायाधीश होता था, मीमांसक के बाद में महाप्रतिहार, जिसे राजप्रासाद का रक्षक राजा होता था, और उसके जो राजप्रासाद रहने वाले जो महल होते थे उसमें राज परिवार की जो आवश्यकताएं होती, सुरक्षा से संबंधित जो मामले होते, उन सब की जिम्मेदारी इस महाप्रतिहार पर होती थी। नेक्स्ट है भौगिक, जिसको हम राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी भी कह सकते हैं, और ये भी प्रमुख पद था। पूरे साम्राज्य से राजस्व से संबंधित निर्णय या जो नियंत्रण था वो इसी का ही होता, राजा के उपरांत। तो पूरे क्षेत्र से राजस्व वसूल करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी थी वो इस भौगिक के ऊपर होती। नेक्स्ट था कार्णिक। कार्णिक को हम क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, जो सारी लिखापढ़ी करता, सारे लिखित रिकॉर्ड लिखने का कार्य अपने पास में रखता था। नेक्स्ट है दीर्घध्वज, दीर्घाध्वज, और ये तो महत्वपूर्ण पद था, दीर्घाध्वज कहा जाता है। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। दीर्घाध्वज है, ये होते थे तीव्र संदेशवाहक। और तीव्र संदेशवाहक किस प्रकार से? ऐसे कि हमें संदेश पहुंचाना है राजा तक, सिंध प्रांत से थानेश्वर तक, बंगाल से थानेश्वर तक, अहमदनगर से थानेश्वर तक, इन 1000 किलोमीटर की दूरी का संदेश राजा तक तुरंत पहुंचाना है। तो तुरंत पहुंचाने पर ये तीव्र संदेशवाहक थे, ये कार्य करते। इसमें होता क्या है कि कोई भी साम्राज्य रहा हो, संदेश पहुंचाने का कार्य इसी प्रकार से होता था कि एक घोड़ा तो 1000 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता है, तो क्या होता था कि 10-10, 15-15 किलोमीटर के फासले पर सराएं होती थी, सूचना केंद्र होते थे, या जिसे डाकघर कह सकते हैं वो होते थे। तो वो जो होते थे उसमें घोड़े तैनात होते और संदेशवाहक तैनात होते। एक संदेशवाहक का कार्य था कि वो प्रथम पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक संदेश पहुंचा दे बस। फिर दूसरे पॉइंट के जो संदेशवाहक थे वो तीसरे पॉइंट तक या तीसरे केंद्र तक, और तीसरे वाले चौथे तक। इस प्रकार से घोड़े 10-5 किलोमीटर की दूरी तक करने में अधिक थकते भी नहीं थे, और संदेश भी तीव्र गति से पहुंच जाता। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में मुख्य रूप से इनका साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था ये तो जानकारी प्राप्त होती नहीं है, लेकिन प्रांत जो होते थे उनको इस समय भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, प्रांतों को। और भुक्ति के अलावा हम इसे प्रदेश के नाम से भी पुकार सकते हैं कि उस समय प्रदेश और भुक्ति एक दूसरे के पर्याय थे। और इसमें जो शासक होते थे प्रांतों में वो होते थे महाराज, गोप्ता या भोगपति। इन नामों से प्रांतीय शासकों को जाना जाता। ये जो महाराज होते, गोप्ता होते या भोगपति होते, अपने प्रांतों में अपनी शासन व्यवस्था संभालते। इनकी मदद के लिए विभिन्न कर्मचारी नियुक्त होते थे। नेक्स्ट है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन में मुखिया, गांव का जो मुखिया होता था उसे महतर या ग्रामिक के नाम से जाना जाता। और वो महतर या ग्रामिक होता, वो ही अपने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखता, न्याय प्रदान करने का कार्य कर देता, राजस्व वसूल करने का कार्य करता। लेकिन साथ में उसकी मदद के लिए कुछ अन्य कर्मचारी भी होते थे जो विभिन्न कार्यों में उसकी मदद करते।
सहायता उपलब्ध करवाते। ये हो गया इनका प्रशासन। और प्रशासन के उपरांत हम जानेंगे कि इनकी जो राजस्व व्यवस्था थी या सैन्य संगठन था, सैन्य संगठन वो किस प्रकार का था। हर्षवर्धन के समय 6 लाख सैनिक थे, और 6 लाख सैनिक बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़ी सेना होती है। और उन 6 लाख सैनिकों में भी अश्व सेना है वो लगभग 1 लाख की थी। 1 लाख इनके पास में घुड़सवार, तीव्र घुड़सवार थे। साथ में पैदल सैनिक, हस्ती सेना, हाथी सेना जिसे कहा जाता है, वो भी होती थी। और युद्ध में मुख्य रूप से तीनों प्रकार की सेनाओं का, घुड़सवार सेना है, हाथी सेना है, पैदल सेना है, इनका तीनों का सम्मिलित रूप से उपयोग किया जाता। और सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महासंधि विग्राहक, संधि विग्राहक नहीं, महासंधि विग्राहक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पुलिस व्यवस्था। और पुलिस व्यवस्था के पहले हम ये जान लेते हैं कि सैन्य संगठन है। हर्षवर्धन ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और उस बड़े साम्राज्य में जो उसकी उपलब्धियां थी, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो इसमें कहीं ना कहीं या बहुत ज़्यादा योगदान था वो हर्षवर्धन की सेना का था। उस सेना के बल पर उसने इतने बड़े साम्राज्य है उसकी स्थापना की। इसके बाद में हम जानते हैं कि सैन्य संगठन के बाद में पुलिस व्यवस्था। और पुलिस व्यवस्था में क्या था कि एक दंडपासिक होता था। दंडपासिक जिसे क्या होता था कि ये जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे, और दंडपासिक उसको कहा जाता था जिसके पास में एक डंडा भी होता और एक रस्सी भी होती। ये उस समय की पुलिस के हथियार थे, जैसे वर्तमान में AK-47 या सामान्य राइफलें वगैरह होती है। तो डंडा पिटाई करने के लिए होता, और रस्सी एक तरह से हथकड़ी का कार्य करने के काम में ली जाती। दूसरे प्रकार के पुलिस अधिकारी होते थे दंडिक। और दंडिक वो होते थे जिनके पास में सिर्फ डंडा होता था वो। तो ये 2 प्रकार के पुलिस कर्मचारी थे। इसके बड़े भी, इसके उपरांत भी बड़े पुलिस कर्मचारी होते थे जो इस पुलिस व्यवस्था पर गांव, नगर, राज्य, प्रदेश या साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे। न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में यह था कि ईमानदारी पूर्वक न्याय प्रदान किया जाता था। किसी प्रकार की न्याय के क्षेत्र में यहाँ पे भेदभाव नहीं होता था। सफलतापूर्वक सही निर्णय किया जाता था। नेक्स्ट, राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोतों में सबसे पहले भूमि कर, यही होता था हमेशा। भूमि कर है वो उपज का 1/6 भाग, बहुत ही अच्छा उदाहरण था। सिर्फ 1/6वां भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया, बहुत ज्यादा नहीं था। भूमि कर के अतिरिक्त इनके जो आय के साधन थे, भेंट, विभिन्न अवसरों पर राजा महाराजाओं को भेंट, उपहार, इनाम ये प्राप्त होता। साथ में सिंचाई कर है, उससे प्राप्त जो आय थी, आयात और निर्यात शुल्क है, विदेशी व्यापार होता था उससे, चुंगी, ये सब बेगार, इन सब से भी राज्य को आय होती थी। राज्य के विभिन्न आय के साधन थे। और नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्यों में हम गिना सकते हैं कि उन्होंने
जो जनता के हितों के लिए कार्य किया। और उसमें है कि जो मार्ग थे उन मार्गों के किनारों के ऊपर छायादार वृक्ष लगवाए, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल वगैरह जो समय होते थे जिस भी प्रकार के वो खुदवाए, बनवाए, कुएं खुदवाए, फलों के पेड़ लगवाए, और जो भी समाज के हित के लिए कार्य होता वो सब इसने कार्य किया। और जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं हर्ष की, वो है हर्ष का धर्म। इसके अतिरिक्त जो उपलब्धियां हैं, हर्ष के धर्म में हम जान सकते हैं कि वो शिव, सूर्य और बुद्ध जैसे कि प्रमाण मिलते हैं, इनका अनुयायी था। तीनों की पूजा के उल्लेख मिलते हैं कि वो शिव का अनुयायी था प्रारंभिक जीवन में, फिर सूर्य का उपासक हो गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भी कार्य किया। कुछ महत्वपूर्ण जो धर्म से संबंधित घटनाएं हैं, कन्नौज परिषद, बाद में उसकी राजधानी कन्नौज बन जाती है। कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की हर्षवर्धन ने। तो कन्नौज परिषद या कन्नौज सम्मेलन, और इसमें हम जानते हैं कि कन्नौज सम्मेलन जो उसने आयोजित किया उसमें उसने 18 देशों के 3000 भिक्षुओं को आमंत्रित किया। साथ में 300 जो प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे उनको आमंत्रित किया गया। नालंदा विहार के 1000 भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया। और इस कन्नौज सम्मेलन की अध्यक्षता ह्वेनसांग, चीन यात्री ह्वेनसांग ने की थी। और महायान बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो महायान जो नए विचारों के अनुयायी थे बौद्ध धर्म में, वो था, उसके अनुयायी थे। तो महायान बौद्ध धर्म पर लगभग 18 दिनों तक यहाँ पर इस सम्मेलन में चर्चा चलती है। 18 दिनों तक यहाँ पर भाषण होते हैं और विद्वान और उनके खाने पाने की इन सब की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट था जो इससे संबंधित था प्रयाग महामोक्ष परिषद। प्रयाग महामोक्ष परिषद, इसके बारे में हम जान सकते हैं कि ये प्रति 5वें वर्ष अशोक संपादित करता था इसको। और इसमें क्या था प्रयाग महामोक्ष परिषद में कि ये प्रति 5वें वर्ष इसका आयोजन करता, संपादित करता इसको, और 75 दिनों तक ये महामोक्ष परिषद चलती। इसमें हिंसांग ने भाग लिया और इसमें बताते हैं कि अपने सब कुछ अपने पास में जो कुछ भी होता था उसको दान कर देता। और स्थिति ऐसी आती कि सारा खजाना खाली हो जाता। स्थिति ऐसी आ गई एक बार तो कि उसने अपने वस्त्र भी दान कर दिए और बाद में अपनी बहन राजश्री से मांग करके और उसने वस्त्र प्राप्त किए और उन वस्त्रों को पहन करके अपना जीवन व्यतीत किया। आगे आने वाले कुछ दिन सिर्फ जो बता रहा हूँ मैं, ये था। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चालुक्य प्रशासन। ये था हर्षवर्धन और हर्षवर्धन की विभिन्न गतिविधियां धर्म के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में। चालुक्य प्रशासन, चालुक्य क्या थे कि दक्षिण भारत के राजा थे, शासक थे, राजवंश था। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इस राजवंश के शासकों ने शासन किया। और इसमें हम जान सकते हैं कि बादामी जो कर्नाटक में है, कुछ ग्रंथों में हम उसका नाम वातापी के नाम से भी पढ़ेंगे। ये है, तो ये उनकी राजधानी थी और इस क्षेत्र में शासन किया इन्होंने। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और प्रशासन में क्या था, सर्वप्रथम राजा, वो ही राजा है, प्रत्येक क्षेत्रों में सर्वोच्च राजतंत्र था। राजतंत्र में यहाँ के शासक
परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सत्याश्रय, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ आदि बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। साथ ही जो मंत्री परिषद है, राजा ही प्रत्येक मामले में सर्वोच्च है, जैसा कि मैंने इसमें वर्धन और गुप्त साम्राज्य में बताया है, उसी प्रकार से मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का कार्य, इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं? संधि, महासंधि विग्राहक, विषयपति, ग्रामकूट, महात्राधिकरण, अनादि, और लास्ट में थे ग्राम प्रशासन, और ग्राम में जो मुखिया होता था। उस मुखिया को गामुंड या महाजन के नाम से जाना जाता था। ये था चालुक्य प्रशासन, इसमें राजा, मंत्री परिषद और ग्राम, ये 3 प्रकार का प्रशासन यहाँ पे होता था। नेक्स्ट है चोल प्रशासन, चोल साम्राज्य। और जैसा कि हम थोड़ा बहुत जानते होंगे पहले से आप भी, कि जो चोल साम्राज्य था ये दक्षिण भारत में था और लंबे समय तक इसने शासन किया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 12वीं 13वीं शताब्दी तक इनका साम्राज्य गिरते पड़ते, कम ज्यादा होते हुए चलता रहा लंबे समय तक। तो इस चोल राजवंश में जो इनका साम्राज्य था, इसमें जो प्रशासन था, सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन है, और केंद्रीय प्रशासन में राजा सर्वप्रथम, वो स्थिति है राजा के प्रत्येक मामले में सर्वोच्च होता। राजा के साथ साथ अन्य जो सहायक कर्मचारी होते, वरिष्ठ अधिकारीगण, जिसे पेरुंदरम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट था छोटे अधिकारी, जिन्हें सिरुंतरम के नाम से जाना जाता। अन्य जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, हाँ, राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयाँ, राज्य जिन प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ होता था, जैसे सर्वोच्च हो गया साम्राज्य, साम्राज्य का विभाजन मंडलों में, मंडल होता है उसमें किया जाता था। मंडल का विभाजन कोटम में, कोटम का विभाजन नाडु में, नाडु का विभाजन वलनाडु में, और वलनाडु का विभाजन ग्राम में। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, और नाडु के बाद में भी ग्राम, जिसे कुर्रम के नाम से जाना जाता। अब हम जानते हैं कि जो ग्रामीण प्रशासन था वो इनकी सर्वोच्च मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है ग्राम प्रशासन। और ग्राम प्रशासन में होता था कि सर्वोपरि विशेषता है चोल साम्राज्य की, आपको हमेशा याद रखना है कि चोल साम्राज्य की जो विशेषता है ग्राम प्रशासन है। और ग्राम प्रशासन के अलावा जो यहाँ पे विभिन्न इकाइयाँ थी ग्राम प्रशासन में, और उनमें थी सबसे पहले उर, और उर होती थी साधारण लोगों की सभा। दूसरी थी महासभा, जो ब्राह्मणों की सभा होती थी। तीसरी थी नगर, जो व्यापारियों की संस्था होती थी। ये था सर्वप्रथम उर, साधारण लोगों की सभा। गांव होता था और गांव में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मणों के अलावा जो सामान्य लोग थे वो मिलकर के अपने गांव का शासन चलाते, ब्राह्मणों के साथ मिलकर के। और इसमें साधारण लोगों की सभा उर कहलाती, जिसका चयन है लॉटरी के आधार पे
या प्रशासनिक योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाता। ऐसा ही उर में था और ऐसा ही सभा और महासभा में था। नगरम नगर और गांव से संबंधित व्यापारी जो होते थे, विभिन्न वस्तुओं का जो व्यापार करते थे, उन व्यापारियों की सभा होती थी नगरम। और इसके अलावा हम जान सकते हैं न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था में क्या थी कि यहाँ पे राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है। फिर स्थानीय स्तर पे यहाँ पे न्याय प्रदान किया जाता है। और न्याय प्रदान करने में मुख्य रूप से आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता। इसी के साथ साथ ही नाक कान काटने, जो अंग भंग करने की सजा होती है, वो भी मुख्यतः दी जाती। मृत्यु का प्रकार था यहाँ पे कि जिसको मौत की सजा देनी है उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाता। सैन्य संगठन था यहाँ पे, और सैन्य संगठन में जो लगभग 1.5 लाख यहाँ पे सैनिक थे, और 1.5 लाख सैनिकों में 60,000 गज सेना थी, हाथी सेना थी। तो लगभग आधे से कुछ 40% के लगभग यहाँ पे गज सेना है, हस्ती सेना है। तो हाथियों का महत्व युद्ध में बहुत अधिक था, ये हम इस उदाहरण से जान सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्व व्यवस्था। और राजस्व व्यवस्था में भूमि कर है वो आय का सर्वप्रमुख साधन था, और भूमि कर राज्य की आय का 1/3वां भाग होता था। 1/3वें भाग में ही राज्य की जो आय व्यय होती थी वो मुख्य थी। इसके अलावा अकाल के समय भी यहाँ के शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों में मदद की थी। भूमि कर है, भूमि कर के अतिरिक्त सिंचाई कर है, आयात निर्यात शुल्क है, व्यापारिक शुल्क है, टोल टैक्स है जिसे चुंगी के नाम से जानते हैं। ये भी क्योंकि चौल एक समुद्र तटीय राज्य था, तो समुद्र तट से जो विदेशों को निर्यात की जाती वस्तुएं और विदेशों से भारत में आती, उनका उनसे इनको आय प्राप्त होती। नेक्स्ट हम जानते हैं भोज परमार नाम का एक शासक हुआ था यहाँ पे। और भोज परमार ने 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया, 45 सालों तक। और उसने बहुत अधिक विजय प्राप्त की, साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसने विभिन्न उपलब्धियां हासिल की थी, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी उसने। तो ये साहित्य के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी परमार वंश का एक प्रमुख शासक हुआ था, जिसने प्रशासन और साहित्य में दोनों में मिला करके और बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो हासिल की। नेक्स्ट है राजपूतों की पराजय के कारण। और राजपूतों की पराजय के कारणों में यह है कि भारत में 11वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी के अंत तक राजपूत मुख्य शक्ति बने रहे। इन्हीं का ही शासन रहा था अधिकांश उत्तर और मध्य भारत पर। तो फिर जब मुगल आए, तुर्क आए यहाँ पे, मुख्य रूप से सर्वप्रथम तुर्क आए। तुर्कों के आने के उपरांत ये राजपूत शासक उनसे पराजित होते चले गए, और भारत में तुर्की साम्राज्य है उसकी 1206 ईस्वी के लगभग स्थापना हो गई। तो ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से राजपूत शासक पराजित हो जाते हैं और तुर्क विजयी होते हैं? उसमें से पहला कारण है राजनीतिक एकता का अभाव, या राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। ये राजपूत लोग खुद ही आपस में लड़ते रहते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, शासन प्राप्ति के लिए, उत्तराधिकार के मामलों में। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इनमें एकता का अभाव था। और हम जानते हैं कि जो एक होते हैं वो संगठित होते हैं तो शक्तिशाली होते हैं, जो विभाजित होते हैं वो कमजोर होते हैं। नेक्स्ट था सामंतीय सेना। दरअसल यहाँ पे सामंत होते थे, राजपूतों में सामंत व्यवस्था प्रचलित थी, और सामंत इनकी एक कमजोर कड़ी थी। और इन राजाओं को बहुत से मामलों में सामंतों के सैनिकों पर निर्भर होना होता था, और ये सामंत बहुत सी बार
आवश्यकता के समय राजाओं को मदद नहीं देते या युद्ध के समय भी अपने पांव पीछे खींच लेते थे। नेक्स्ट है सामंतों का महत्वाकांक्षी होना, अगली पराजय का कारण। यहाँ पे क्या होता था कि सामंत लोग होते थे वो भी कई बार या अधिकांश बार भी हम ये कह सकते हैं कि शासन प्राप्ति के लिए जब राजा कमजोर होता केंद्र में तो उसी समय से शासन की प्राप्ति के लिए अपने हाथ पांव फड़फड़ाने लगते, शासन प्राप्ति के लिए ये षड्यंत्र रचने लगते और बहुत सी बार विद्रोही शासक के साथ या विद्रोही राजकुमार के साथ, राज परिवार के सदस्य के साथ मिल करके और शासन प्राप्ति के लिए प्रयास करते। नेक्स्ट था दोषपूर्ण सैन्य संगठन। इनकी जो सेना थी इसमें कुशल रणनीतिज्ञ नहीं थे, साहसी थे, वीर थे, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, लेकिन एक कुटिल रणनीतिज्ञ होना भी आवश्यक होता है जो कि ये नहीं थे। नेक्स्ट है अगला जो पराजय का कारण, राजपूतों द्वारा युद्ध में नैतिकता का पालन करना। राजपूत लोग वचन के पक्के थे और नैतिक युद्ध करते थे, जैसे महाभारत में सूर्यास्त के बाद में युद्ध करते और सूर्यास्त के पहले युद्ध समाप्त कर देते, और जिससे शत्रु सैनिक के पास में हथियार नहीं है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते, समान सैनिक के साथ युद्ध करते, घुड़सवार घुड़सवार के साथ, पैदल पैदल के साथ, हाथी हाथी सवार के साथ युद्ध किया जाता। तो ये नैतिकता का पालन किया जाता, जबकि तुर्कों ने इस नैतिकता को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, नैतिकता का पालन वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। जब मौका मिलता तब वो तो अपने षड्यंत्र रचने लगते और अपना कार्य सिद्ध कर लेते। नेक्स्ट है दोषपूर्ण सामाजिक संगठन। यहाँ पे समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था और मुख्य रूप से क्षत्रिय ही युद्ध करने का कार्य करते थे। तो अन्य वर्ण थे वो इनसे मुख्यतः संतुष्ट नहीं रहते थे या इनसे ईर्ष्या करते, या फिर ये कह सकते हैं कि इनको अपना शासक मानने में थोड़ा सा संकोच करते। नेक्स्ट है राजपूतों की दुर्बलताएं, और इसमें कुछ कमजोरियां थी इनकी कि मद्यपान और बहुविवाह। राजपूत लोग थे इनमें बहुविवाह की एक कुप्रथा प्रचलित थी और साथ में मद्यपान, बहुत ज़्यादा नशा, जिसमें शराब तो है ही है, इसके अलावा अफीम वगैरह का नशा भी है, नियमित रूप से करते रहते थे, जिससे इनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता। नेक्स्ट था कि राजपूतों द्वारा त्रुटिपूर्ण फैसले, बहुत गलत फैसले लिए गए, जिसमें से सबसे मुख्य फैसला था कि पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी के ऊपर आक्रमण किया, 1191 में युद्ध होता है और इस युद्ध के उपरांत जब पृथ्वीराज की विजय होगी तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का पीछा नहीं किया और ये उसकी सबसे भयंकर भूल थी, और उस भूल के उपरांत उसको अगले ही वर्ष अपना साम्राज्य है, अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट था दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता का अभाव। ये तो राजपूतों में था नहीं, आगे की तो सोच के नहीं चलते थे, ये कूटनीतिज्ञ भी बिल्कुल नहीं थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार। भारत है और भारत के दक्षिण में जैन धर्म उत्तर और मध्य भारत में तो प्रचलित था ही था, दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का शासक, वो भद्रभाऊ के साथ दक्षिण में जाता है और दक्षिण में जाने के उपरांत कर्नाटक में श्रवण बेलगोला क्षेत्र में वो जाकर के और वहाँ पे पहाड़ी पे जाकर के उन्होंने गोमटेश्वर नामक क्षेत्र पर जैन धर्म के अनुयायी बने और वहीं पर ही उपासना करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य तो वहीं पर ही संलेखना पद्धति के माध्यम से उसने अपने प्राण त्याग दिए। फिर यहाँ के इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा गंग वंश, होयसल वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश, चालुक्य वंश आदि वंशों के संरक्षण में भी जैन धर्म है उसका उद्भव होता है, दक्षिण में प्रचार होता है, प्रसार होता है और दक्षिण में भी जैन धर्म के अनुयायी लोग बनते हैं। इस प्रकार से ये था हमारा पहला पेपर भारत के इतिहास के नाम से, प्रारंभ से लेकर के और 1200 ईस्वी के लगभग, जिसको हमने लगभग 9 क्लासेस में अध्ययन किया है। आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा लाभ इससे भी प्राप्त होगा अगर आप इसका अध्ययन नियमित रूप से करेंगे। अब अगली क्लास में हम जो सेकंड पेपर है आपका भारतीय संस्कृति के मूलाधार, उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।